क्या मांगती हो भगवान से हर रोज पूजा पाठ करके। पूजा घर से वापस लौटी संजना पर तंज कसता हुआ नवीन मुंह टेढ़ा कर मुस्कुरा रहा था। संजना उसका व्यंग समझ गई लेकिन खामोशी से अपने काम में लग गई। क्या कहती वो? कुछ पल के लिए ही सही मंदिर में भगवान की मूरत देख वो अपना हर दर्द भूल जाती, फिर हिम्मत जुटा अपने दिन की शुरुआत करती। उसकी खामोशी देख नवीन तिलमिला गया। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कोई न कोई बहाना खोजता उससे लड़ने का, हर दिन हर काम में मीन मेख निकालता ताकि उसे घर से और अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ जाती। घर वालों ने उसे सर चढ़ाकर रखा था। नवीन कोशिश करता कि सब उससे नफरत करें, लेकिन वो अपनी इन कोशिशों में विफल रहा। रात दिन उसके दिमाग में ये जद्दोजहद चलती रहती, कैसे अपने और पालुमी के रास्ते की संजना रूपी दीवार को गिराए। उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। उसकी हर चाल उल्टी पड़ जाती। दिन पर दिन उसकी झुंझलाहट बढ़ती गई। लैपटॉप पर पालुमी से वीडियो चैट करते नवीन की सारी रात बीत गई। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। दोनों के शहरों में दूरियां बहुत थी, लेकिन नेट ने इनकी दूरियों को कम किया था। वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आखिर क्या कमी है उसे? अपने घर जाकर भी रह सकती है। जब तुम उसे पसंद नहीं करते तो तुम्हारी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? तुम शांत हो जाओ पालुमी, मैं कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। अपनी ज़िंदगी से तो क्या, इसे दुनिया से ही मिटा दूँगा। बड़ी सती सावित्री बनती है। क्या मैं नहीं जानता? जब मैं बाहर टूर पर जाता था तो क्या क्या गुल खिलाती थी। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो पालुमी, मैं तो जीने लगा हूँ, वरना तो मेरे स्वार्थी परिवार वालों ने मेरा तो जीना हराम किया हुआ था। बस हर वक्त पैसा चाहिए इन्हें, मेरी कोई परवाह नहीं। मतलबी हैं सबके सब। लैपटॉप की स्क्रीन पर पालुमी अपनी कातिलाना मुस्कान फेंकती है। अपने निवस्त्र शरीर पर हाथ फेरती हुई कहती, मैं तो कब की तुम्हारी हूँ, पर तुम्ही ने देर की हुई है। इसकी अदाओं से नवीन पागल हुआ जाता है। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही इसे घर से निकाल दूंगा। फिर उसके बाद तुम यहाँ होगी, मेरे इस घर में, इस कमरे में और इस बिस्तर पर हमेशा के लिए। ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ, कल फिर मिलेंगे। पालुमी ने अपना पूरा हुस्न नवीन के सामने परोस दिया, जिसे संवारने के लिए नवीन अच्छी खासी रकम उसके बैंक अकाउंट में जमा करता था। जब भी मौका मिलता उससे मिलने पहुंच जाता। अभागी संजना इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि उसका पति उसका है ही नहीं, लेकिन परिवार वालों की मान मर्यादा के चलते वो खामोश रहती। कहती भी तो किससे? अपनी बीमारी से लाचार उसके सुंदर चेहरा कुम्हला गया था। उस पर बच्चों का पालन पोषण और परिवारजनों की सेवा में खुद को समर्पित कर वो ससुराल में तो सम्मान पा चुकी थी, लेकिन पति की चाहतों के आगे उसकी एक न चल पाई। उसकी जली कटी सुनना और मार खाना, यही उसने अपनी नियतिमान हालातों से समझौता किया हुआ था। बेटी को ट्यूशन से घर वापस लेकर लौटी संजना पर नवीन बहाना बनाता हुआ भड़कने लगा। कहाँ गई थी हीरोइन बनकर अपने यारों से मिलने? संजना ने कोई भी जवाब ना दिया। वो समझ चुकी थी नवीन फिर उससे लड़ने के मूड में है। सारी रात उसने लैपटॉप पर गुजारी है, ये उसका कमरा देख सुबह ही वो समझ गई थी, लेकिन उससे उलझने के बजाय वक्त बर्बाद न कर घर के काम में वो लग गई। नवीन पर तो पालुमी के इश्क और हुस्न का नशा चढ़ा था। किसी भी तरह संजना खुद घर छोड़कर चली जाए या खुद उससे तलाक ले ले, इसके लिए आज फिर वो उसे उकसाना चाहता था। बिना वजह अनाप शनाप शब्दों की बौछारें करने लगा।
रंडी जवाब नहीं दे रही और संजना के बालों को जोर से पकड़ खींच घर से बाहर ले आया। साली, बार बार पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी, बता नहीं रही, बहुत ऐंठ आ गई है। बेटी भागते हुए बाहर आई। पापा, मम्मा को क्यों मार रहे हो? वो तो मुझे स्कूल लेने गई थी। और वो जोर जोर से रोने लगी। बेटी को रोता देख नवीन कुछ होश में आया और पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रही इसलिए मारा इसे हरामखोर को, कहता हुआ नवीन घूमने चला गया। मम्मा, आपने पापा को बताया क्यों नहीं? क्यों मार खाई? अगर मैं बता देती तो वो तब भी मारते बेटा। वो बच्चों से क्या कहती? उनका पिता क्या कर रहा है? अपना दर्द भूल संजना ने बेटी के आंसू पोंछ सीने से लगा लिया। बच्ची रोते रोते कहने लगी, मम्मा आप यहाँ से दूर चलो, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पापा बहुत गंदे हैं। ऐसे नहीं कहते बेटा। संजना ने जब पिता के प्रति बच्ची के मन में नफरत का भाव देखा तो वो सोच में पड़ गई, आखिर क्यों नवीन ऐसा क्यों करता है? लैपटॉप पर सारी रात क्या करता है? बच्चों के कोमल मन पर कितना गहरा बुरा असर पड़ रहा होगा, सोचकर वो सहम गई। साथ ही कुछ फैसला लेने के लिए सोचने लगी। अपनी सारी हिम्मत जुटा संजना चुपचाप नवीन के कमरे में गई और उसका लैपटॉप खोल देखने लगी। आखिर वो क्या करता है? जैसे ही उसने गूगल हिस्ट्री चेक की तो जो कुछ उसे दिखा उसके तो होश उड़ गए। नवीन इस हद तक गिरेगा वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। तभी वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है। अपनी हवस के लिए वो एक बाजारू औरत को घर में रखने को तैयार हो गया। उसने ठान लिया कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। क्रोध से उसका सर्वांग कांप रहा था। उसने घर में सबको बताया और अपना फैसला भी। सभी सकते में थे। काम करने के बहाने कई कई दिनों तक घर से बाहर रह नवीन ये गुल खिला रहा था। सबके सर शर्म से झुक गए। नवीन की माँ गुस्से से भर गई। आज इसे आने दो, बहू पर तोहमत लगा रहा है, खुद क्या कर रहा है? ये पूरा घर बर्बाद कर दिया इसने। तभी देवेन भागा हुआ आता है। माँ, भाभी जल्दी चलो। क्या हुआ देवेन? माँ, भैया का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें हॉस्पिटल में ले गए हैं। मैं बाजार में था, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, आप लोग जल्दी चलो। संजना भी अपना गुस्सा भूल गई। क्या भैया, जल्दी चलो। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां बेड पर खून से लथपथ नवीन पड़ा था बेहोश। माँ जोर से चिल्लाई, ये क्या हो गया? वो लगभग बेहोश होने को थी। संजना की भी रुलाई फूट पड़ी। नवीन को इस हाल में नहीं देख सकती थी, भले ही उसने उस पर कितने भी जुल्म किए हों। डॉक्टर ने बतलाया कि एक्सीडेंट में गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें सर्जरी करनी होगी। अधिक देर नहीं कर सकते वरना नवीन की जान पर खतरा हो सकता है। काफ़ी खून बह चुका है, उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए। नवीन का भाई रो रहा था। उसने ही बताया कि भैया बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बहुत ड्रिंक की हुई थी। नशे में वो खुद को और गाड़ी को संभाल नहीं पाए। तेज गति से सामने से आ रहा ट्रक उनकी गाड़ी जा टकराई। उसकी स्पीड इतनी तेज थी, पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई। बड़ी मुश्किल से लोगों ने गाड़ी से बाहर निकाला। तुम चुप हो जाओ देवेन, संजना ने ढांढस बंधाया। तुम्हारे भैया ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम ठीक कहती हो बहू, बुरा ही सही बेटा है वो मेरा, उसको ऐसे हाल में नहीं देख सकते हैं। बेबसी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। दोनों हाथों को जोड़ भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर आता है। सभी उसकी तरफ बढ़ते हैं। कैसा है मेरा बच्चा? माँ जी ने डॉक्टर से पूछा। थोड़ी देर हो गई यहाँ लाने में, मरीज की दोनों टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो बचाया नहीं जा सकता। एक्सीडेंट में पूरी तरह से कुचल गई है। क्या? माँ ये सुनते ही बेहोश हो गई।
देवेन ने उन्हें संभाला। भाभी, पापा आप यहीं रहो, मैं माँ को घर छोड़कर आता हूँ। इन्हें यहाँ रखना ठीक नहीं है, तुम जाओ, मैं देख लूँगी। संजना ने खुद को संभालते हुए कहा। क्या करना है आप अपना निर्णय जल्द बताइए, आप पापा जी से पूछ लीजिए। संजना ने ससुर की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी रुलाई फूट पड़ी। ससुर जी ने कहा, खुद को संभालो संजना, होनी को कौन टाल सकता है, आप वही कीजिए जो उचित हो डॉक्टर। ठीक है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। नवीन के पिता ने बुझे मन से साइन तो कर दिया, पर दुख का पहाड़ जो उसके परिवार पर टूट पड़ा था उसे उन्होंने समझ लिया था। वो बच्चों के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए अपने आंसुओं को अपने अंदर जज्ब कर गए और अस्पताल में रखे सोफे पर निढाल पड़ गए। संजना समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। ऑपरेशन हो चुका था, नवीन बेहोश था, उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सिर्फ एक ही व्यक्ति रूम में रहे, डॉक्टर ने बोल दिया था। संजना रो रही थी। ससुर जी ने सांत्वना दी। चुप हो जाओ बेटा, होनी पर किसका बस चला है, भगवान की शुक्र मनाओ, वो जीवित तो है, वरना तो जिस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ था उसे देख वो जिंदा भी बच भी पाया, यही गनीमत समझो। मैं तुमसे क्या कहूँ, उस नालायक ने जो सलूक तुम्हारे साथ किया, आज तक उसी का फल मिला है उसे। अब अपाहिज की जिंदगी जिएगा। संजना ने अपने ससुर का चेहरा देखा। वो गुस्से और नफरत के साथ साथ दयनीय स्थिति में थे। ऐसी बात नहीं है पापा जी, बस वो भटके हुए हैं, वरना पहले उनका व्यवहार मेरे प्रति ऐसा न था। ये तो सही कह रही हो बहू तुम, नवीन पहले ऐसा न था, उसकी बुरी संगति ने ही उसे इस हाल में पहुंचाया है। ईश्वर उसे अब सही राह दिखाए। तभी देवेन के साथ नवीन के दोनों बच्चे भी आ पहुँचे। पापा कैसे हैं मम्मा, बताओ ना। ठीक है बेटा, दोनों वहीं माँ के साथ बैठ गए। देवेन तुम यहीं रुको भाभी के पास, मैं जरा घर जाकर तुम्हारी माँ को देख कर आता हूँ। अब वो कैसी है? वो ठीक है पापा, उनका बीपी लो हो गया था, साथ आने की जिद कर रही थी पर मैं नहीं लाया। ठीक किया, आखिर माँ ही तो है, वो अपने बेटे को इस हाल में कैसे देख सकती है। संजना के ससुर घर जाते वहाँ पूजा घर में पत्नी को बैठा देख वहीं पर चले जाते हैं। वो अधीर हो उठती है। कैसा है नवीन, बताओ, और रोने लगती है। वो उसे सीने से लगा खुद भी रोने लगते हैं। नवीन की माँ, हमारा बच्चा अपाहिज हो गया, मना करता था बहू के साथ प्यार से रहा कर, पर नहीं माना। पता नहीं कैसा भूत सवार था उस पर, हर समय गुस्से में रहता था। ये सब उस औरत की वजह से हुआ जिसके चंगुल में वो फंसा था। घर में बहू थी, बच्चे भी, पूरा परिवार था, लेकिन उसे हमसे कोई खुशी कहाँ थी। तुम ठीक कहती हो नवीन की माँ, अगर वो यहाँ खुश होता तो ऐसे चक्करों में ना पड़ता। अब क्या, अपने लायक भी ना बचा। बेचारी बहू अभी भी उसके साथ खड़ी उसी के लिए रो रही है। उस बेचारी की क्या गलती, वो वही करती है जो उसे करना चाहिए। जलील तो नवीन ही है, ऐसे मत बोलो। नवीन के पिता, उसे उसके किए की सज़ा मिल गई। उस बाजारू को घर ला रहा था, अब ले आ, अब आ जाएगी, अपाहिज के साथ कर लेगी इसकी सेवा, उसी को बुलाओ, आँख तो खुलेगी। जो करेगा अब वही करेगा, हम क्या करें। बुढ़ापे में ये दुख देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी बहू है, उसके साथ खुश नहीं रह सका नालायक। कहते हुए नवीन के पिता सुबकने लगे। दोनों पति पत्नी गम में डूब चुके थे। मंदिर में कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वहाँ अभागी संजना बच्चों को अपनी बातों से बहलाकर उन्हें बहका रही थी, ताकि अपने पापा की हालत देख वो घबराए नहीं। नवीन हॉस्पिटल के कमरे में बेड पर बेहोश पड़ा था, उसे अभी तक होश नहीं आया। संजना ने चेकअप करने आए डॉक्टर से पूछा, इन्हें कब तक होश आएगा?
डॉक्टर्स ने कहा कल तक होश आ जाएगा। बच्चों ने पापा को कमरे में बेहोश देखा तो वो मायूस हो गए। उन्हें ये नहीं पता था कि पापा दोनों पैर एक्सीडेंट में गंवा चुके हैं। न ही किसी ने बताया। उनके मायूस चेहरे को देख संजना ने उन्हें देवेन के साथ घर वापस भेज दिया और वहां लाने के लिए मना कर दिया ताकि उनके दिमाग पर बुरा असर ना पड़े। थोड़ी देर में संजना के ससुर गोपाल दास भी वहां पर आ पहुंचे। तुम खाना खा लो बहू, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। संजना रोने लगी। मत रो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ढाढ़स बंधाया और अपने आंसुओं को पी गए। पानी। सुबह सुबह नवीन की आवाज़ सुन पास में रखे स्टूल पर औंधी पड़ी संजना के कानों में जैसे ही पहुंची वो हड़बड़ा गई। 2 दिन बाद नवीन ने आंखें खोली, सामने संजना को देख चीखने लगा, तू मेरे सामने से हट जा। आ गई मेरे सामने, हट यहाँ से। मैं कहाँ हूँ? तभी गोपाल दास वहाँ आ जाते हैं। नवीन को पकड़ते हैं। खुद को संभालो बेटा। नवीन उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। क्या हुआ मुझे? मैं कहाँ हूँ? और चीखता हुआ अपने पैरों पर ढकी हुई चादर हटा देता है। दोनों पैर नदारद, सिर्फ दोनों घुटनों पर पट्टियां बंधी थी। नवीन ये देख चीख, मेरे पाँव, क्या हुआ मेरे साथ, कहता हुआ दोबारा बेहोश हो जाता है। डॉक्टर आते हैं, उसे इंजेक्शन लगाते हैं, वो फिर होश में आता है, सुबकने लगता है। गोपाल दास उसे सर पर हाथ फेरते हैं। वो उनसे लिपट जाता है। आंसुओं का दरिया बह निकलता है। माँ भी पहुँचती है। नवीन, मेरे बच्चे मत रो। माँ, मेरे पाँव, मत रो बेटा, जो हो गया सो हो गया, तू बच गया, ये क्या कम है। तभी संजना कहती, माँ जी दवाई का टाइम हो गया। वो दवा लेने नवीन के पास आती है। वो उसका हाथ छिटक देता है। ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ। हट जा मेरे सामने से, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। संजना सहम जाती है और चुपचाप बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर बेंच पर बैठती है। उसकी रुलाई नहीं रुकती। तभी नर्स वहां पहुंचती है। उसे रोता देख पूछती है कि क्या हुआ? आपके पति है ना, वो जिनका परसों एक्सीडेंट के बाद ऑपरेशन हुआ था। संजना सर हिला देती है। उसका मन किसी से बात करने को नहीं था। आप बाहर क्यों बैठी हो? अंदर चली जाओ। आपके पति हैं वो, आपको उनके पास होना चाहिए। उन्हें दवा दे दी थी। संजना चुप रहती है। नर्स ने कहा, ठीक है, वही दे देगी। आपने अपनी दवाई ली। नवीन चुप रहा। माँ बोली, बेटा मुझे बता दे कौन सी दवाई देनी है। मैंने इनकी पत्नी को सब बता दिया था। वो बाहर क्यों बैठी हैं? उनको अंदर बुलाओ। माँ उसे अंदर ले आती है। नर्स के सामने नवीन चुप रहा, चुपचाप दवा ले ली। वो संजना को नफरत से देख रहा था। बहू, तुम घर चली जाओ, वहाँ बच्चे अकेले हैं, देवेन को भेज देना। संजना घर आती दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते हैं। मम्मा, पापा कब आएंगे? वो ठीक हो गए ना? हाँ बेटा, ठीक हो गए, जल्द ही हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। संजना बच्चों के सामने अपने को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए सामान्य बनी रही। उधर नवीन की हालत सुधर रही थी। वो बैठने लगा था। डॉक्टर्स ने जल्द ही डिस्चार्ज के लिए बोल दिया। तो जो मेरा ना हुआ किसी का नहीं। देवेन गाना गा रहा था। संजना उसके पास पहुंची। क्या गा रहे हो देवेन भैया? कुछ नहीं भाभी, भैया की वजह से परेशान था। उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया ना। अगर वो आपको नापसंद करने लगे थे तो तलाक ले लेते। इस तरह आप पर जुल्म तो ना करते, आपको जगह जगह बदनाम तो ना करते। ऐसा कर उन्हें क्या मिला? अब क्या करेगी उनका? वो क्या ऐसे इंसान को पसंद करेगी जिसके दोनों पाँव कट चुके हो? अब तो उन्हें व्हीलचेयर पर आना होगा। संजना उदास हो गई। अचानक ही क्या हो गया? अब क्या होगा? नवीन उस पर और जुल्म करेगा। ऐसी हालत में वो कोई फैसला भी नहीं ले सकती। अपनी जिंदगी का ना ही इस हाल में वो नवीन को छोड़ सकती है। उसका मन घबराने लगा।
क्या करूं भगवान, ये सब क्या हो गया। देवेन से अपने आंसू छिपाकर मंदिर में वो चली गई और दोनों हाथ जोड़ दिए मूरत के आगे। हे कान्हा जी, ये कैसा इम्तिहान है। उसका पति जो उससे इतनी नफरत करता है, अब तो वो उससे और भी नफरत करेगा। तभी देवेन वहां आया। अरे भाभी, आप अभी तक यही हो। वहां अस्पताल से माँ का फोन आ रहा है, वो आपको बुला रही हैं। मैं क्या करूंगी, तुम्हारे भैया मुझे देखते ही गुस्सा हो जाते हैं। मैं उनकी तकलीफ़ों को और नहीं बढ़ाना चाहती। अच्छा, मैं माँ से पूछ लेता हूँ। माँ, भाभी कह रही हैं कि वो वहीं बच्चों के पास हैं। अरे बहू को ले आ, मुझे इतना पता नहीं। सारा सामान दवाइयाँ वही तो संभालती है। मुझसे नहीं होगा बेटा। नवीन कुछ नहीं कहेगा। संजना अस्पताल जाने को तैयार हो जाती है, तभी उसे कुछ याद आ जाता है। भैया, आप गाड़ी बाहर निकालो, मैं अभी आती हूँ। हॉस्पिटल में माँ काफ़ी परेशान हो रही थी, नवीन को संभाल नहीं पा रही थी। गोपाल दास हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पेपर ले रहे थे। संजना और देवेन भी वहां आ पहुंचते हैं। आते ही संजना ने सब संभाल लिया। नवीन खामोश था, वो बेबस हो चुका था। अब वो एक कदम भी बिना सहारे के कहीं आ जा नहीं सकता था। तभी व्हील चेयर ले वार्ड बॉय आ पहुंचा। सबकी आंखें नम थी। संजना सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। नवीन हाइपर ना हो जाए, इसके लिए वो इससे दूर ही रही। देवेन और गोपाल दास ने नवीन को व्हील चेयर पर बैठा दिया। नवीन पूरी तरह से चुप था। संजना ने मंदिर से लाया हुआ प्रसाद सासू माँ के हाथों में रख दिया। माँ ने नवीन को खिलाने की कोशिश की। ले बेटा, प्रसाद खा ले। उसने गुस्से से माँ का हाथ झटक दिया। उस बेशरम औरत को बोलो, मेरे पैर कटने की खुशियाँ मना रही है। अब तो बहुत खुश हो रही होगी रंडी। साली बज्जात, तेरा बदला पूरा हो गया। अब तो खुश है ना तू। इतनी जोर से चीखा कि हॉस्पिटल के लोग अचरज से देखने लगे। कितना बदतमीज आदमी है, अपनी बीवी से कोई ऐसे बात करता है भला। वहाँ खड़ी एक औरत ने कहा तो माँ बोली, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी इतने बड़े ड्रामा से गुजरा है। नवीन चुप हो जा बेटा, यहाँ तमाशा ना कर, घर चल। गोपाल दास जी ने कहा। संजना बेटा, तुमने नवीन का कमरा ठीक कर दिया था ना। माँ जी ने संजना से पूछा। जी माँ, सब ठीक करके ही आई थी। नवीन अपने कमरे में शिफ्ट हो चुका था। सभी उसकी तीमारदारी में लगे हुए थे। व्हील चेयर पर बैठा नवीन खिड़की से बाहर झांक रहा था। वो बेहद मायूस था। जो वो चाह रहा था पूरा नहीं हो सका। वक्त की मार से बेबस हो चला था। मुझे बिस्तर पर लेटा दो देवेन, उसने अपने भाई से कहा। देवेन ने व्हीलचेयर से उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया अपने बड़े भाई को। आप थोड़ी देर आराम करो भैया, मैं अभी आता हूँ। राजू को आपके पास भेज देता हूँ। रुको देवेन, 1 मिनट, मेरा लैपटॉप दे दो ज़रा। और हाँ, मेरे लिए दूसरा मोबाइल ले आना, पुराना तो एक्सीडेंट में डैमेज हो गया। भैया अभी आप आराम करो, लैपटॉप बाद में चेक कर लेना। छोटे, तुझे जो कहा वो कर, मैंने कहा ना लैपटॉप दे दे। जी भैया, देता हूँ, कहता हुआ देवेन लैपटॉप नवीन को थमाकर कमरे से बाहर चला गया। नवीन की बेचैनी पालोमी से बात करने की, जिसे वो जाहिर नहीं कर पा रहा था, उससे बात करे कई महीने हो चले थे। ना जाने वो किस हाल में होगी, ये जानने को वो बेताब था। ना जाने वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। नवीन ने लैपटॉप ऑन किया। पालोमी के मैसेज, वीडियो कॉल्स की बाढ़ आ गई। उसने जल्द ही उसे वीडियो कॉल की और अपने बारे में बताया। पालोमी, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता, लेकिन मैं मरा भी नहीं हूँ। ये सब कैसे हो गया? उसी मनहूस की वजह से। उसी की हाय लग गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जैसे ही उसकी शक्ल देखता हूँ मुझे गुस्सा आने लगता है। ये क्यों है? काश उसकी जगह तुम यहाँ होती। उस दिन गुस्से में मैंने बहुत पी ली थी। ना जाने कैसे ट्रक से टकरा गया, कुछ पता नहीं।
पालुमी, मैं तो तुम्हारे नशे में था। अच्छा। पालुमी ने अपनी अदाएं दिखानी जारी रखी। मैं कब से तुम्हें देखने को परेशान था। मेरे घर वाले मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। मेरा मोबाइल डैमेज हो गया। जल्द ही तुम्हें कॉल करूँगा। एक काम करो, तुम ही यहाँ आ जाओ। अब तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन कैसे? इतनी दूर आने के लिए मेरे पास अभी मनी नहीं है। तुमने कितने दिनों के बाद मुझे कांटेक्ट किया। ठीक है, मैं तुम्हारी फ़्लाइट की टिकट बुक कराता हूँ और तुम्हारे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करवाता हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। फिर तुम्हारी उस मनहूस की कैसे छुट्टी करती हूँ तुम देखना। मुझे उस दिन का इंतज़ार है। मैं उसे और देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों को मनाना होगा। वो बच्चों को तो कलेजे से लगाए रहती है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। ये तुम देखो, मैं या वो दोनों में से एक को चुन लो। तुम चुन लिया, अब तो खुश हो। हाँ हाँ, नवीन जोरों से हंसने लगा। नवीन सोचने लगा, पालुमी को बुला तो लूँगा, लेकिन घर वालों को कैसे तैयार करूँ। अब उसके पास जाना भी मुमकिन नहीं। तभी संजना कमरे में चाय लेकर दाखिल होती है। नवीन का मुंह बन गया। अभी बताता हूँ इसे। मन ही मन कुछ सोचने लगा। जैसे संजना ने चाय उसे पकड़ाने की कोशिश की, उसने कप को पकड़ जोर से दीवार पर दे मारा। ये चाय है? साली इतनी गंदी चाय बनाई है, और जोर जोर से गालियां देने लगा। सभी कमरे में चले आते हैं। माँ, कैसे चाय बनाई है इसने? अरे हमने भी तो पी, ठीक ही तो है। तुम ही इसे रखो सर पर, मार दो मुझे जान से, ये मुझे मार देगी माँ। आह मेरे पैर। बेटे की तकलीफ में माँ को भी पीड़ा हुई। संजना, तुम जाओ यहाँ से। संजना मौके की नज़ाकत भांपते हुए चुपचाप चली जाती है। माँ, तुम क्यों नहीं समझती? मुझे तकलीफ में देख तुम्हें अच्छा लगता है क्या, जो बार बार इसे भेजते हो मेरे पास? अच्छा, तो तू क्या चाहता है? मैं क्या करूँ? मेरा पीछा छुड़वा दो प्लीज़, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, मैं उससे तुम्हारा कोई काम नहीं करवाऊंगी। बच्चों को मेरे पास भेज दो। ठीक है बेटा। बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ रहे हैं। माँ बुदबुदा रही थी। उन्होंने बच्चों को नवीन के पास भेज दिया। नवीन बच्चों से बात करता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। दोनों बच्चे अपने पापा पर चिपक जाते हैं और रोने लगते हैं। नवीन बच्चों की मासूमियत का फ़ायदा उठाता है और उन्हें बताता है पालुमी उनकी दोस्त उनसे मिलने आ रही है और वो अब रहेगी उसी के घर में। बच्चे कुछ नहीं कहते, चुपचाप कमरे से चले जाते हैं और जाकर दादी को बताते हैं। दादी खामोश रहती है और बच्चों को समझाती है, करने दो उसको जो करना है, खुश रहने दो। वो संजना को समझाती हैं, उसे आने दे बहू, उसे खुश रहने दे। हमने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। संजना चुप थी। वो घर के हालातों के आगे बेबस थी। अपनी जिंदगी का फैसला करने जा रही थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वो मझधार में थी। उसके जीवन डगमगा रहा था। अभी तक तो वो यही सहन करती रही, उसका पति निर्दयी है, लेकिन अब सौत को भी अपने सामने कैसे बर्दाश्त करे। नवीन बच्चों से बात करता है कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। दोनों बच्चे अपने पापा पर चिपक जाते हैं और रोने लग जाते हैं। नवीन बच्चों की मासूमियत का फ़ायदा उठाता है और उन्हें बताता है पालुमी उनकी दोस्त उनसे मिलने आ रही है और वो अब यहीं पर रहेगी घर में। बच्चे कुछ नहीं कहते, चुपचाप कमरे से बाहर चले जाते हैं और जाकर दादी को बताते हैं। दादी खामोश रहती हैं और बच्चों को समझाती हैं, करने दो उसको जो करना है, खुश रहने दो। वो संजना को समझाती हैं, उसे आने दे बहू, उसे खुश रहने दे, हमने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। संजना चुप थी। वो घर के हालातों के आगे बेबस थी। अपनी ज़िंदगी का फैसला करने जा रही थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वो मझधार में थी। उसके जीवन की नैया डगमगा रही थी। अभी तक
तो वो यही सहन करती रही। उसका पति निर्दयी है, लेकिन अब सौत को भी अपने सामने कैसे बर्दाश्त करेगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। वो जाकर मंदिर में रोने लगी। संजना के अंदर हिम्मत ना थी कि वो सौतन को देख सके। जब वो घर में आ पहुंची तो संजना अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। आंसुओं के सिवा उसके पास कुछ न था। बच्चे सब समझ रहे थे, लेकिन अपने पिता का हाल देख उनकी खुशी के लिए खामोश रहे। पालुमी के घर में आने से नवीन के चेहरे पर रौनक आ गई थी, जिससे वो छिप छिप कर मिलता था, लैपटॉप से मुलाकातें करता था। अब वो उसके सामने थी। वो नवीन के कमरे में पहुंची और कहती है, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उसके शरीर से खुशबू की तेज गंध आ रही थी। तन दमक रहा था और चेहरा चमक रहा था। हरे रंग के लिबास में उसकी खूबसूरती निखर रही थी। नवीन के माँ बाप ने जब उसे देखा तो शर्म से उनका चेहरा झुक गया। उनके बेटे ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। संजना के घर वालों को जब पता चलेगा तो क्या होगा। गोपाल दास ने अपनी पत्नी दीपाली से कहा कि वो बहू से कहे कि कुछ समय के लिए अपने बच्चों को लेकर वो मायके चली जाए, देवेन उसे छोड़ाएगा। वो संजना को बोलने गई, लेकिन संजना ने मना कर दिया कि अगर उनके माता पिता को जब पता चलेगा कि नवीन का एक्सीडेंट हो गया है और वो ऐसी हालत में अपने पति की देखभाल न करके मायके आ पहुंची है तो उन्हें बहुत दुख होगा। इससे बेहतर होगा कि उन्हें कुछ पता ही ना चले। नवीन की माँ दीपाली ने सर पकड़ लिया। जैसी तुम्हारी इच्छा बहू, बाद में हमें कुछ न कहना। पालुमी नवीन के साथ बातें करती रही, हंसती रही। कोई उनके कमरे में नहीं गया, किसी ने बात नहीं की। देवेन घर से बाहर चला गया, उसे ये सब नहीं देखा जा रहा था। बैठे बैठे नवीन थक गया तो पालुमी से कहा कि उसे लेटा दे। पालुमी ने उसकी लेटने में मदद की। वो नवीन से बात तो कर रही थी, लेकिन उसे कुछ चुभ रहा था। वो सोच रही थी, इसी कमरे से नवीन उससे बात करता था। जब उसने उसके कटे हुए पांव देखे तो वो डर गई। उसने मन ही मन सोचा, कैसे अपाहिज हो गया, ये इसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही। उसने नवीन से पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। यहाँ नहीं है क्या? क्या पालुमी, तुमने किस मनहूस का नाम ले लिया? यही कहीं होगी। तुम्हें उससे क्या? अब तुम ही मेरा काम करोगी, उसे यहाँ नहीं आने देना। सुनकर वो अचकचा गई। ठीक है। पालुमी उससे अब तक बाहर ही मिली थी। घर में उसका रूप एकदम अलग था। जब तक पालुमी नवीन के कमरे में रहती है, वहाँ कोई नहीं आता, ना बच्चे, ना भाई, ना माता पिता और ना संजना ने तो मानो खुद को कैद ही कर लिया हो। लेकिन एक दिन जब संजना रसोई में काम कर रही थी तो पालुमी वहां पहुंच गई। उसने चुपके से देखा संजना को। वो एक खूबसूरत भरी पूरी औरत थी। उसकी ममतामयी रूप देख पालुमी सिहर गई। उसकी अंतरात्मा चीत्कार उठी। ये वो क्या कर रही है? देवी समान स्त्री के सुहाग पर डाका डाल रही। नवीन का भयानक रूप देख वो समझ गई, ये इंसान ही सही नहीं है। तभी तो पूरा परिवार होते हुए, इतनी सुंदर सुशील पत्नी के होते हुए मुझ जैसी औरत के पीछे तबाह हो गया। ये उसकी हवस है और कुछ नहीं। उसका पति इतना गलत कर रहा है। भगवान ने इसे सजा भी दे दी, फिर भी मुझे यहाँ बुलाकर एक घरेलू स्त्री की तरह बर्ताव करने की उम्मीद कर रहा है। इतना सुंदर शरीर वो इस अपाहिज की देखरेख में बर्बाद नहीं कर सकती। उसके रूप रंग के बहुत कदरदान है। जिस तरह नवीन उसे अपनी पत्नी के बारे में बताता रहा, उससे तो लगता था कि वो कोई बेवकूफ़ सी औरत है, लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी है। इस परिवार की रीढ़ तो यही है। नहीं नहीं, मुझे अपाहिज नहीं बनना, नहीं छीनना इसका सुहाग, लेकिन इस खुदगर्ज आदमी को रास्ते पर लाना ही होगा। उसने मन ही मन कुछ ठान लिया। नवीन को बहुत तेज प्यास लग रही थी। पालुमी बाहर टहल रही थी। उसे यहाँ आए 2 दिन हो चुके थे। उसकी आंखों ने बहुत कुछ भांप लिया।
तभी नवीन उसे आवाज लगाता है, पालुमी। वो वापस नवीन के कमरे में आ जाती है। उस वक्त वो कयामत ढा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें चमक रही थी। क्या है? वो लगभग चिल्लाई। उसके तेवर देख नवीन रुआंसा हो गया। कुछ नहीं, पानी दे सकती हो? ये लो। और उसने गिलास पकड़ा दिया। तुम यहाँ आओ मेरे पास। किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? मेरे घर वालों ने या फिर उस मनहूस ने? पालुमी चुप रही। नवीन को लगा उसके घर वालों ने कुछ कहा होगा। अच्छा, बाहर चलते हैं। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ गाड़ी निकाले। बच्चों को भी ले चलते हैं। पालुमी बोली, नहीं, पहले हम चलते हैं, बच्चों को बाद में ले चलेंगे। ठीक है। वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठता है। पालुमी उसकी मदद करती है। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलना है? वहीं चलो, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ मैं जाता हूँ। ठीक है। पालुमी और नवीन कॉफ़ी पीते हैं। नवीन का दोस्त तभी खन्ना वहां आ पहुंचता है और पालुमी जैसी हुस्न को देखकर रुकता है। नवीन से हालचाल पूछता है। वो इशारा करता है कि कौन है। नवीन कहता है वो उसकी दोस्त है, उसके एक्सीडेंट के बारे में सुन उससे मिलने आई है। खन्ना वहीं पर बैठ जाता है। वो काफ़ी हैंडसम था। पालुमी की नज़रें बार बार उस पर ठहर जाती। वो भी उसे ताड़ रहा था। नज़रों के जाम आपस में टकराने लगे। नवीन सब देख रहा था। उसे गुस्सा आ गया पर वो चुप रहा। चलो पालुमी घर। अरे थोड़ी देर रुकते हैं ना? कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा है। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए। हुस्न और जवानी आमने सामने थे, बीच में वो अपाहिज। कुदरत भी खुलकर हंस रही थी। तभी तेज बारिश होने लगी। खन्ना ने नवीन को व्हीलचेयर पर बिठाकर अंदर बिठा दिया। पालुमी ने कहा कि जब बारिश रुक जाएगी तब घर चलेंगे। नवीन को एक कोने में बिठाकर खन्ना और पालुमी हाथ पकड़कर बाहर चले गए। थोड़ी देर में वापस आए। मैडम को वॉशरूम जाना था। अब तुम तो ले जा नहीं सकते थे तो मैं ही ले गया। अब मैं चलता हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। जहाँ जाना होगा मैं ले जाऊँगा। वो अजीब ढंग से हंस रहा था। आदमी की फितरत आदमी न समझे ये हो ही नहीं सकता। बेबस नवीन चुप रहा। बार में 2-3 पैग लगा लिए उसने। पालुमी बोली, चलो अब चलते हैं। बारिश रुक गई थी। खन्ना उसे हाथ हिलाकर बाय कर रहा था। नवीन ने पालुमी को देखा। उसकी आंखों में शरारत थी। जब दोनों वापस घर पहुंचे तो बच्चे बाहर खेल रहे थे। दोनों ने अपने पापा को देखा तो लपककर उनके पास पहुंच गए। पापा, हमारे लिए क्या लाए आप? आंटी को लेकर गए घूमने, हमें नहीं लेकर गए। ऐ तुम दोनों, जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे तुम्हारे पापा थके हुए हैं? चले जाओ यहाँ से। दोनों अपने पिता को देखने लगे। नवीन चुप रहा। उसके दिल में चुभन हुई। उसके बच्चों को पालुमी ने ऐसे बोला उसे पसंद नहीं आया, लेकिन वो थक गया था, आराम करना चाहता था, इसलिए वो चुप रहा। दोनों बच्चे चुपचाप अपनी माँ के कमरे में भाग गए। पालुमी ने अपनी अदाएं दिखानी शुरू की। बहुत थक गए ना डार्लिंग? चलो खाना खा लो, मैं लेकर आती हूँ। पालुमी रसोई में गई। वहाँ कुछ खाने को ना मिला। वो नवीन की माँ दीपाली जी के पास जाती है। उसे देख उन्होंने मुंह घुमा लिया। पालुमी मन मारकर वापस नवीन के पास आती है और नवीन से पूछती है, खाना कैसे खाओगे? वहाँ कुछ नहीं। नवीन माँ को बुलाता है। माँ उसे लताड़ती है। वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। जिसके साथ घूमने गया था उसी से अपना खाना बनवा ले। नवीन पालुमी का चेहरा देखता है। ना बाबा ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हालांकि पालुमी को सब आता था, लेकिन वो नवीन को सबक सिखाना चाहती थी। नवीन होटल से खाना मंगवाता है। फिर दोनों कमरे में बैठकर खाना खाते हैं। होटल का खाना खाकर नवीन बीमार हो जाता है। माँ ने साफ मना कर दिया, उनसे काम नहीं होगा। नवीन परेशान हो जाता है। उसे लगता है पालुमी को घर में बुलाकर उसने आफत मोल ले ली है और वो खन्ना भी बहुत बेतकल्लुफ़ हो रहा था। तभी उसे खन्ना आता हुआ दिखाई दिया। कैसे हो दोस्त? तुम्हारी दोस्त कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, नवीन कहता है।
तब तक पालुमी भी वहां आ धमकती है। खन्ना उसे देख खुश हो जाता है। पालुमी उसका हाथ पकड़ अपना आंचल लहराती हुई घूमने निकल जाती है। नवीन गुस्से से दांत भींचता है। उसे विश्वास नहीं होता कि पालुमी जो उससे इतना प्यार करती है इतनी दूर उसके पास रहने आई। यहाँ आकर वो ये करेगी। आज से इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे यहाँ से वापस भेज दूंगा। तभी बच्चे खेलते हुए वहाँ आ धमके, पापा हमारे साथ खेलो। वो कहता है हाँ चलो खेलते हैं और बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो पालुमी से नहीं मिला था। पूरे परिवार के साथ हंसता खेलता था। उसे जोरों की भूख लग रही थी। वो मायूस हो बैठता था तो बेटी पूछती है, क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत खराब है? वो कहता है वो ठीक है, उसे भूख लगी है, बस इतनी सी बात। अभी मम्मा को बोलती हूँ, वो आपके लिए कुछ बनाएंगी। संजना ने खाना बनाया। हालांकि उसे बहुत ज़ोर से बुखार था, लेकिन वो नवीन को परेशान नहीं देख सकती थी। उसे बच्चों ने सब बता दिया। खाना खाने के बाद नवीन ने बच्चों से पूछा कि उनकी माँ कहाँ है। तभी बेटी बोल पड़ी, मम्मा को बुखार है पापा, उन्होंने कुछ नहीं खाया। क्या? नवीन के दिल में कुछ चुभ रहा था। शाम को पालुमी वापस आई तो नवीन उस पर बरस पड़ा। तुम यहाँ मेरे लिए आई हो या उस खन्ना के लिए? वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है क्या? नवीन उसे बोलता है और गुस्से में बोलता ही चला गया। तू तो वैश्या है, पैसा भरो तो तू बात करेगी, पैसा दो तो मिलने आएगी। तू कैसे मेरे साथ इस घर में रहेगी? मेरा काम कैसे करेगी? तुझे तो बिस्तर चाहिए, मर्द चाहिए। तुझे अब वो मिल गया। पालुमी ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। साले अपाहिज कहीं के, तू होता कौन है मुझे बोलने वाला? तेरी बीवी नहीं हूँ जो तेरी बकवास सुन लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? तेरी सेवा कर अपनी जवानी क्यों बर्बाद करूं? तुझमें अब रखा ही क्या है? तूने पैसा दिया तो ब्याज समेत वसूला भी। अपना शरीर नुचवा कर तेरी हवस भी तो पूरी की मैंने। कोई घर की औरत नहीं जो शरीर भी दूंगी और बदले में कुछ भी ना लूंगी। नवीन उसके तेवर देख बौखला गया। उसे उम्मीद नहीं थी पालुमी उसके साथ ऐसा करेगी। वो उसे वहां से चले जाने को बोलता है। पालुमी गुस्से से बोलती है, तेरे संग रहेगा भी कौन? लंगड़े, मेरा हुस्न देखा है? बहुत है मुझे चाहने वाले। तेरी देखभाल करूं, तेरी बीवी हूं क्या? और सुन, तेरे दोस्त को भी मैंने ही बुलाया था। तू अपनी बीवी का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? तू तो उस शरीफ औरत को मनहूस का ताना देता रहा। मनहूस वो नहीं तू है। वो तो इतना बर्दाश्त कर रही है। तूने अपनी आग बाजार में बुझा ली। कभी उसके बारे में सोचा? वो भी तो शादीशुदा है। अगर तेरी तरह वो भी ऐसा करती तो? तू तो अपनी बीवी का नहीं हुआ। क्या क्या नहीं कहा, कितना बड़ा झूठा है तू। अच्छा हुआ तेरे साथ ये हुआ। मैं तो बाजारू हूँ, बहुत मिल जाएंगे मुझे, लेकिन तेरी बीवी तो शरीफ है, उसे तो खुश रख। अपने माँ बाप की भी नहीं सोची। तेरे जैसे कितने मेरे एक इशारे पर मर मिटे। पालुमी के आंख से आंसू बह निकले। अपना अपमान वो बर्दाश्त ना कर सकी। वो संजना के पास जाकर माफ़ी मांगती है। कहती है उसने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। अब ये किसी गैर औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा और वापस चली जाती है। संजना रोती है। उसे नवीन के लिए दुख होता है, लेकिन चुपचाप रहती है। बुखार से उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। नवीन अपने कमरे में बैठा हुआ सोचता है कि पालुमी ने उसकी आंख खोल दी। पैसे देकर वो जिन खुशियों को खरीदता था वो तो अस्थायी थी। जब उसने चाहा कि वो हमेशा के लिए मिल जाए, पालुमी जो उसकी जान थी अपने साथ रख ले, ऐसा हो नहीं पाया। उसे शिद्दत से संजना की याद आती है जिस पर इतने जुल्म करता था। जब उसके साथ वही हुआ तो वो टूट गया। वो समझ गया जो सितम उसने संजना पर किए उसे कभी कोई खुशी ना दी। उसके बदले में उसे ये लाचारी भरी जिंदगी मिली है। उसकी आंख से आंसू बह निकलते हैं।
तभी गोपाल दास और दीपाली वहां आ जाते हैं और उससे कहते हैं, अच्छा किया जो तूने उसे खुद ही भेज दिया। माँ कहता हुआ नवीन माँ से लिपट जाता है। वो कहती है, बेटा तूने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले संजना से, तभी इस घर में खुशियाँ वापस आएगी, नहीं तो पूरे समाज में तो उनकी इज्जत जा चुकी है। माँ संजना को उसके पास भेज देती है। नवीन बिस्तर पर लाचारों की तरह लेटा हुआ आंसू बहा रहा था। संजना को देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है और उसे बिठाने को कहता है। संजना उसे उठाती है। उसका शरीर बुखार से जल रहा था। तुम्हें तो बुखार है संजना। संजना खामोश थी। उसका दर्द आज नवीन को साफ दिख रहा था। आखिर क्यों वो भटका, उसे खुद से ही घृणा हो रही थी, जिसके साथ पवित्र अग्नि के फेरे ले अपना बनाकर इस घर में लाया था, फिर दूसरी औरत को देखा ही क्यों। संजना को इतने सालों के बाद पति की आंखों में प्यार दिख रहा था, लेकिन वो बेहोश हो गई। सास ससुर व बच्चे भागते हुए आते हैं। तब तक देवेन भी वापस आ जाता है, जो शहर से बाहर अपने दोस्त के यहाँ गया था। माँ ने संजना को दवा दी तो वो होश में आई। नवीन उसको ही देख रहा था। उसके चेहरे पर नफरत की जगह प्यार था। बच्चे उसके करीब आ गए, बोले, मम्मा जब आप बेहोश हो गई तो पापा ही आपकी देखभाल कर रहे थे। अब वो आपसे गुस्सा नहीं है, आप भी पापा से हाथ मिला लो। नवीन संजना से माफ़ी मांगता है। संजना अपनी पलकें झुका लेती है। वो खामोश थी, किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप मंदिर चली जाती है। सामने कान्हा जी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। वो पूछती है, आखिर क्यों ये सब हुआ। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ हरे कृष्णा हरे रामा का उच्चारण सुनाई दे रहा था। चारों ओर असीम शांति थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।